नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका यूनिट 5 है। उसमें टॉपिक है आपका गरीबी, घरेलू हिंसा, जातिवाद, दहेज, तलाक, पीढ़ी संघर्ष। तो इन टॉपिकों पर आधारित जो MCQ हैं आपकी किताबों में छपे हुए हैं उनके द्वारा इस पूरे टॉपिक का आज रिवीजन आप करेंगे और लगातार आपको ये कराया जाएगा क्योंकि आपकी मांग थी कि सभी चैप्टर्स का एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। तो ये पूरा रिवीजन है आपके लिए, आप इनको ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए और एक एक चीज को अपने अंदर बसा लीजिए। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। परीक्षा लेट हो रही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई शक नहीं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपको शिकायत करके भी आप क्या कर लेंगे, ये सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं, है ना। तो ये आपको झेलना पड़ेगा और जो इसको झेल कर आगे निकलेगा वही कामयाब होगा, है ना। हारा वही जो लड़ा नहीं और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। ये सदैव अपने दिमाग में रखिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक आपका कथन है और दूसरा आपका उसका निष्कर्ष है या कुछ भी कहें या दूसरा कथन है, ठीक है। तो पहला कथन है कि आंतरिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। दूसरा कथन है यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहले इसमें आपको देखना होगा कि पहला विकल्प सही है क्या, पहला जो आपका कथन है वो सही है क्या। आंतरिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है, तो बिल्कुल सही कथन है। गरीबी को यानी कि निर्धनता को समाप्त करना कोई आसान काम नहीं है, ना किसी सरकार के लिए, ना किसी समाज के हिस्से के लिए, ना ही किसी व्यक्ति के लिए। यहाँ पर आपको निरंतर परिश्रम करना होता है अगर आप गरीबी में फंसे हुए हैं, है ना। तो यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। तो सतत विकास के लिए जाहिर सी बात है बहुत ही अपरिहार्य आवश्यकता है। तो दोनों कथन सही है और ये पहला कथन दूसरे की व्याख्या भी है। तो इसका यहां पर कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। एक दो प्रश्न आपको इस तरीके के भी आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं जो कूट आधारित होते हैं, कथन आधारित होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को भी बीच बीच में करते रहिए। तो आंतरिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है क्योंकि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। जातिवाद है क्या, संप्रदायवाद है क्या, क्षेत्रवाद है क्या, या मद्यपान है। तो बताइए इनमें से कौन सा। जातिवाद होता है ना, जिसको कास्टिज्म कहते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ी बाधक है। चुनाव आते ही लोगों को जातियां याद आने लगती हैं कि इस जाति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस जाति के साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन चुनाव से पहले ये सब नहीं होता है। संप्रदायवाद, धर्म के नाम पर लड़ना, चुनाव के समय पर यह भी बहुत अधिक होता है। मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है। मणिपुर में देखिए दो समुदायों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में कितनी बड़ी हिंसा हो रही है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, कोई हल। जब नफरत एक दूसरे के बीच में फैल जाती है ना, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुपों के बीच में, तो उस हिंसा को रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और अगर कहीं वो हिंसा गांव में फैल चुकी हो, एक बड़े क्षेत्र में फैल चुकी हो, तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आप मणिपुर में देख रहे हैं ये सब देखने को मिल जाए। क्षेत्रवाद, अब क्षेत्रवाद क्या होता है इसको ऐसे समझिए, जैसे यूपी या बिहार का कोई आदमी महाराष्ट्र नौकरी करने गया, मुंबई में नौकरी करने गया, तो वहां पर उनको वो सताया गया, तो क्या हो जाता है कि क्षेत्रवाद हो जाता है। या महाराष्ट्र का कोई आया व्यक्ति यूपी बिहार में, अगर यहां पर उसको सताया गया तो क्या हो जाता है, ये क्षेत्रवाद होता है कि मेरा क्षेत्र में कैसे तुम काम कर सकते हो, ये मेरा क्षेत्र है। वैसे ये साउथ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है और महाराष्ट्र में भी काफी हद तक देखने को मिल जाता है। ये नेता लोग इसको बढ़ावा देते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। तो मद्यपान बिल्कुल भी राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है। अब काफी लोगों को लगेगा कि मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, सीधे सीधे उत्तर बोल दूं, लेकिन काफी लोगों को चीजें समझनी होती हैं।
आपको नौकरी करनी है, आपको डिटेलिंग आनी चाहिए कि किस तरह से आप चीज़ों को वहां पर बोल पाएंगे। आपको माइक दिया जाएगा, आपको खड़ा किया जाएगा स्टेज पर बोलने के लिए, और अगर 150 लोगों के बीच में अभी से आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की ना, तो फिर आपको समस्या हो जाएगी नौकरी करने के बाद। तो ये चीज़ें आपको लगातार सीखनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करते रहना होगा। आप में से काफ़ी लोग कर रहे होंगे और उनको बोलना आता होगा स्टेज पर लोगों के बीच में, तो वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य का भरोसा करना या काम मिलने पर काम करने की इच्छा न होना। तो भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में अशिक्षित बेरोजगारी अधिक है। भारत में कुछ धार्मिक विश्वास जैसे कर्म का सिद्धांत एवं माया की धारणा भी कुछ हिंदुओं को कठिन परिश्रम से कार्य करने की प्रति उदासीन बनाते हैं, लेकिन ये काफी निम्न स्तर की बात है। जिसको जो करना है वो कर लेता है। कर्म का सिद्धांत या भाग का सिद्धांत वो उसके मानसिक दशा होती है, जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है वो फिर कैसे कार्य करेगा? किसी कार्य को वो मन से कर ही नहीं पाएगा जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, और जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है वो ही इसी तरीके के बातों में फंसता है या इसी तरीके के आधार बनाता है। क्लियर आपको? तो तीसरे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? परम निर्धनता, सांस्कृतिक निर्धनता, व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता और बाह्यता मूलक निर्धनता। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यानी कि परम निर्धनता। एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, उसे गरीबी कहते हैं। परंतु जब कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है तो वह परम निर्धनता यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि संपूर्ण गरीबी कहलाती है। क्लियर आपको? संपूर्ण गरीबी या परम निर्धनता या एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये तीनों चीजें एक ही हैं, इसको सही से समझिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? तो इसका सही उत्तर आपका बी है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हों, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हों और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का जो शिकार हों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। इस आयोग का गठन पहले 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2014 में जैन धर्म का अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या अशिक्षा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो फिर उनके अंदर ज्यादा चिंता नहीं होती, डर नहीं होता कि अलग होके क्या करेंगे। आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिला फैसले लेने में ज्यादा सक्षम होती है, तो तलाक के फैसले भी वो बहुत ही आसानी से ले पाती हैं। भारत में बढ़ते तलाक के कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है, वह पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रही, जरूरत पड़ने पर वह अपनी आवाज उठाती हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण या पत्नी की पिटाई करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दहेज मृत्यु घरेलू हिंसा में आती है, यौन उत्पीड़न घरेलू हिंसा में आता है, पत्नी की पिटाई करना भी घरेलू हिंसा में आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचती है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है तो घरेलू हिंसा है। अपहरण घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की प्रोन्नति, गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता या भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण।
तो जो अंत्योदय है यानी कि अंत की श्रेणी में, अंत की पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गरीबों में से सबसे गरीब, जो सर्वाधिक गरीब है, उनका उत्थान करना, उन्हें सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल अप्रैल 1974 से मार्च 1979 तक था, लेकिन इसी बीच भारत में आपातकाल भी लागू हुआ था और इस समय प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। तो ये जानकारी छोटी छोटी है पर आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि जब आप प्रश्न करें तो उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? इसका सही उत्तर है आपका लेविस कोजर। लेविस कोजर ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में माना है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होकर पुनः एकीकरण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर, जाति संघर्ष पर, प्रजातीय संघर्ष पर या पीढ़ी अंतराल पर? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, वर्ग संघर्ष पर। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है। उनके अनुसार उत्पादन के वर्ग आधारित संबंध आवश्यक रूप में वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं। ये वर्ग संघर्ष ही इतिहास का चालक। अगला प्रश्न है आपका, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, इब्न खालदून। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को इब्न खालदून ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की? मैक्स वेबर ने, जॉर्ज सिमेल ने या आर.के. मर्टन ने या टालकाट पार्सन्स ने? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जॉर्ज सिमेल ने। मैक्स वेबर के समकालीन जर्मन समाजशास्त्री और मूलतः दार्शनिक जॉर्ज सिमेल की गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती है। सिमेल ने न केवल अंतः क्रियाओं के माध्यम पर जोर दिया है, अपितु उन्होंने संघर्ष के अध्ययन पर भी जोर दिया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, मैकाइवर एवं पेज ने। क्लियर, आपको दो संघर्ष बताए हैं, वो है प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जॉर्ज सिमेल। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर जॉर्ज सिमेल ने बल दिया है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, शासक एवं शासित के बीच में। मार्क्स ने बताया है कि प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग का पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग इन उत्पादन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन दो वर्गों को सर्वसंपन्न हैव्स और सर्वहारा हैव नॉट्स वर्ग से संबोधित किया जाता है। इन्हीं के बीच वर्ग संघर्ष होता है। इन्हें हम शासक एवं शासित वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है। तो कौन सा मत प्रस्तुत किया है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। ये किसने कहा? एम.एन. श्रीनिवास ने कहा। किस पुस्तक में कहा? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में कहा। ठीक है, जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी, एन.के. बोस और डी.पी. मुखर्जी जैसे प्रथम पीढ़ी के पुरोधा समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के बाद एम.एन. श्रीनिवास का नाम शीर्ष स्थान पर है। इनकी पुस्तक ये 1963 में आई थी। इन्होंने तब ये मत प्रस्तुत किया था कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। अगला प्रश्न है आपका, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, आशीष बोस। बीमारू राज्यों की संकल्पना आशीष बोस ने दी थी, जिसमें बी आई से आता है बिहार, एम से आता है मध्य प्रदेश, एम ए से और आर से आता है राजस्थान और यू से आता है उत्तर प्रदेश। ये विचार आशीष बोस ने 1980 के मध्य में दिया था। उस समय इन राज्यों में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, बहुत ही ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित देख लेते हैं सीधे सीधे।
ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें समझ पड़े। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था, बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, बिल्कुल सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था, बिल्कुल सही है। और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत दिया है, जिसमें दहेज निरोधक अधिनियम 1965 बताया था, ये 1961 में आया था। अगला प्रश्न है आपका कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप से निषिद्ध है, ये कहाँ घोषित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में ये लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हेनरी वर्स्टीन ने गरीबी निर्धनता मापन के कितने आयाम बताए हैं? तो इन्होंने 4 आयाम बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? जीविका रणनीतियां का अभाव, संसाधनों की अगम्यता, असुरक्षा की भावना और संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। क्लियर आपको? गरीबी निर्धनता मापन के ये 4 आयाम हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गरीबी से संबंधित परिभाषा, निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है, अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों को स्वस्थ एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो ये गरीबी की परिभाषा दी गई है। ये किसकी परिभाषा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी गोडार्ड की परिभाषा है। गोडार्ड ने कहा कि निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है, यानी कि कुछ वस्तुएं होती हैं जो जरूरी होती हैं, अगर उनकी पूर्ति अपर्याप्त है तो एक व्यक्ति को स्वयं या अपने आश्रितों के स्वस्थ एवं शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अगर वो पूर्ति पूरी नहीं होती है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा में आता है। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? यह प्रश्न अभी आपको कराया जा चुका है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1979 तक थी। क्लियर आपको? और ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी ताकि आप कोई भी समस्या फेस ना करें अपने एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न है आपका कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 1919 ईस्वी में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह योजना स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण करने का मुख्य लक्ष्य रखती थी। अगला प्रश्न है और जो आज का आपका अंतिम प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? बताइएगा। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? और इसका सही उत्तर है आपका सी, 2014 ईस्वी में। जून 2012 में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 ईस्वी को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपए शहरी क्षेत्र तथा 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित किया गया था। मुझे लगता है अब गरीबी रेखा की एक नई समिति बनाई जानी चाहिए जो नए तरीकों से नई महंगाई के आधार पर गरीबी रेखा की जो सीमा है वो निर्धारित करे, कितना ही हो सकती है। क्लियर आपको? क्या आपको भी ये लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में ये विचार आता है तो निश्चित रूप से आप काफी लोगों से आगे हैं पढ़ाई के स्तर में। क्लियर आपको? तो यूनिट 5 का, जिसमें गरीबी, घरेलू हिंसा, जातिवाद, दहेज, तलाक, पीड़ित संघर्ष जैसे टॉपिक हैं, उसका पार्ट 1 आज आपने किया। पार्ट 1 में 26 प्रश्न आपने देखे। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, ईमानदारी के साथ आपने सुने और समझे होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि इन 26 प्रश्नों में आपको कितने आते थे। और ये पार्ट 2 आपका अगले वीडियो में आएगा, तो उसका भी इंतजार करिएगा। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका एग्जाम जरूर होगा, जरूर होगा, ये रोज अपने आप से कहिए और पूरे मन से मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।